चलिए भाई सेट नंबर 72 पर आज बात कर लेते हैं। सेट 71 हम लोग पीछे कर चुके हैं, तो आज के क्वेश्चन भी उसी सीरीज के हैं, इसलिए आज की सीरीज के क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप पीछे के सेट को जरूर प्रैक्टिस कर लें। और मॉडर्न हिस्ट्री पर हम लोग आ चुके हैं। इस समय हमारे जो टॉपिक चल रहा है उसमें गांधी युग चल रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, और उसी के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब पर अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न में हमारे लिए क्या है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा जो है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है बार बार पढ़ेंगे। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाता आप ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब नमक सत्याग्रह चल रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने किया था, और क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग जगह पर जो इसका नेतृत्व करने वाले जो नेता थे उनसे भी जो प्रश्न है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है कि बिहार में, यानी कि जब राष्ट्रीय स्तर पर गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चल रहा था, तो बिहार में इसी नमक सत्याग्रह के साथ जोड़कर लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ एक और चीज पर लगने वाले टैक्स का विरोध किया। यानी कि नमक टैक्स के साथ साथ एक और टैक्स का विरोध करते हुए उसको इस नमक सत्याग्रह के साथ जोड़ दिया। तो कौन सा था वो टैक्स और कौन सा था वो विरोध जिसे नमक सत्याग्रह के साथ बिहार के लोगों ने जोड़ दिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चौकीदारी या चौकीदारी टैक्स, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी मलबा। तो ये क्लियर इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। चौकीदारी टैक्स के नाम से बिहार के लोगों पर यह टैक्स लगाया जाता था, जिसका विरोध करने का मौका मिला बिहार के लोगों को जब नमक टैक्स का विरोध किया गया। आप जानते हैं नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था उसका कारण यही था कि नमक के उत्पादन पर, नमक की बिक्री पर एकाधिकार था ब्रिटेन का। तो ब्रिटिश एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। ब्रिटिश एकाधिकार, क्योंकि नमक जैसी अति महत्वपूर्ण वस्तु को बनाने का एकाधिकार अगर ब्रिटेन को होगा और जो इस पर बड़ा टैक्स लगाते थे, तो ऐसे में आम आदमी नमक का प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि टैक्स लगने की वजह से ये महंगा हो जाता। ब्रिटिश सरकार मनमानी तरीके से इसको बेचती थी। इसी का विरोध करते हुए दांडी मार्च शुरू किया गांधी जी ने और नमक बना करके नमक कानून तोड़ा। तो इसी समय चौकीदारी टैक्स ना देने का भी आंदोलन शुरू कर दिया बिहार के लोगों ने। तो चौकीदारी टैक्स आंदोलन और नमक सत्याग्रह आंदोलन दोनों साथ साथ जुड़ गए थे बिहार के आंदोलन में, ठीक है। बिहार के लोगों ने कहा कि हम ना तो नमक बनाने के ना तो नमक पर टैक्स देंगे, यानी कि ब्रिटिश नमक नहीं खरीदेंगे, स्वयं का नमक बनाएंगे, साथ ही साथ हम सरकार को चौकीदारी टैक्स भी नहीं देंगे, ठीक है। ये यहां पर इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में असत्य है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में जो कथन असत्य है वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, यह पूर्णतया पैदल यात्रा थी। बार बार आपको हम याद दिला दें, ये जो प्रश्न आ रहे हैं इनकी ऑलमोस्ट प्रश्न जो है उनकी व्याख्या पिछले सेशन में सेट नंबर 71 में हो चुकी है। तो जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज पीछे जाकर के बाकी के जितने भी प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं उनको स्टडी कर लें, अच्छे से पढ़ लें। और इनमें एक चीज हम ऐड करने वाले हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है अभी इनमें केवल नंबरिंग की गई है, तो इनमें हम टॉपिक भी डलवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों के लिए मान लीजिए किसी को एक ही टॉपिक या पर्टिकुलर किसी टॉपिक को सर्च करके उसको रिवीजन करना है तो वो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो जल्दी ही टॉपिक के साथ भी आपको ये मिल जाएंगे, तो पीछे जाकर के जरूर देख लें। 71 के सेशन में मैंने ये व्याख्या की है, इस प्रश्न का उत्तर उसमें मिल जाएगा। पूछ रहा है कि दांडी यात्रा के विषय में असत्य क्या है। तो दांडी यात्रा के विषय में असत्य है कि एक ऑप्शन नंबर ए, यह पूर्णतया पैदल यात्रा थी। ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, साबरमती आश्रम से शुरू संपूर्ण यात्रा 24 दिनों में संपन्न हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी, इसका आरंभ 15 मार्च
1930 को हुआ था। ठीक है, तो आपको देखना है कि इनमें से असत्य के विषय में असत्य क्या है। ठीक है, तो असत्य ढूंढना, इसका मतलब है 3 ऐसे हैं जो सही हैं, एक ऐसा है जो सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आपका आंसर है। तो ये पूर्णतया पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही बात है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर के इसका समापन दांडी मार्च में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और यह यात्रा क्योंकि पैदल थी तो 24 दिनों में पूरी हुई थी, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी में जो ये 15 मार्च है, ये तारीख गलत है, इसके स्थान पर 12 मार्च आंसर होना चाहिए। 12 मार्च 1930 को इसका आरंभ हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से। तो ये जो डी ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर है। ध्यान, ठीक है ना, बाकी तीनों सही हैं। दांडी मार्च के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ था, यानी कि जब दांडी यात्रा शुरू हुई थी तो उसी के साथ क्या आरंभ हुआ था। ए, होम रूल आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो हमने पीछे क्वेश्चंस में, व्याख्या में अच्छी तरह से इस बात को समझा है कि दांडी यात्रा का मतलब ही था कि अब गांधी जी के नेतृत्व में भारत के लोग ब्रिटिश कानून की अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा का मतलब होता है अब कानून को नहीं मानेंगे, ब्रिटिश कानून का उल्लंघन करेंगे, आज्ञा को नहीं मानेंगे, वो भी किस तरीके से, अहिंसक तरीके से। तो जाहिर सी बात है कि नमक बनाने पर जो नमक का एकाधिकार था, नमक बनाने का जो अधिकार था वो किसके पास था, ब्रिटेन के पास था। और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से अनुमति लिए बिना स्वयं कानून तोड़ा और क्या किया, नमक बनाया। जब गांधी जी ने नमक बनाया तो गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटिश कानून का क्या किया, अवज्ञा की। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा न मानना। तो कौन सा कानून शुरू हुआ इसी के साथ, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। रटने की जरूरत ही नहीं है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन के बाद। असहयोग का मतलब था यहाँ पर सहयोग न करना, यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत के लोगों ने कहा हम ब्रिटिश सरकार का अब सहयोग, यानी कि अभी तक गांधी जी ब्रिटिश सरकार का सहयोग करते आए थे और गांधी जी के अनुयायी भी करते आए थे, चाहे वह प्रथम विश्व युद्ध हो चाहे दूसरी घटनाएं हो, विश्वास था। लेकिन गांधी जी का विश्वास खिलाफत आंदोलन से टूट गया और उसके बाद जलियांवाला कांड हुआ, उसके बाद आहत हुए वो, और उन्होंने कहा कि अब हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। तो ये असहयोग था। अब आप अगर देखें कि अंतर क्या है असहयोग और सविनय में, बहुत अंतर है। देखो गांधीवाद कैसे बदलता आया, ये सीक्वेंस में 3 आंदोलन है, हम तीनों की उदाहरण देकर के आपको बताएंगे गांधीवाद में समय के साथ कैसे परिवर्तन हुआ। सबसे पहले असहयोग, ये इन तीनों में सबसे ज्यादा सॉफ्ट आंदोलन था गांधी जी का। असहयोग का मतलब था हम ब्रिटेन का सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन विरोध नहीं करेंगे। विरोध करेंगे ऐसा तो नहीं कहा ना, हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा गांधीवाद थोड़ा सा उग्र हुआ, हल्का सा उग्र हुआ। अब कहा कि हम विनय के साथ अवज्ञा करेंगे, मतलब अब हम ब्रिटिश सरकार की नीतियों को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। 2 बातें हो गई ना यहाँ पर, ये वाला ज्यादा उग्र हो गया। अब गांधी के जो व्यवहार है या गांधी का जो अंग्रेजों के प्रति जो एक प्रकार से बिहेवियर है वो उग्र हो रहा है। और भारत छोड़ो में तो गांधीवाद पूरी तरह से उग्र हो गया। कहा कि अब हमको ना तो हम सहयोग असहयोग की बात करेंगे, ना आज्ञा अवज्ञा, बल्कि अब कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम भारत को छोड़ो। तो कैसे गांधीवाद यहां से असहयोग से लेकर के सविनय और भारत छोड़ो तक परिवर्तित होता दिखाई दिया। एक बेहतरीन उदाहरण यहां पर आपने देखा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट की हम थोड़ी डिटेल्स में आपको व्याख्या बताएंगे, क्योंकि कई प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बने हुए हैं। पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो दांडी मार्च हुआ था, इस दांडी मार्च की न्यूज कवरेज के लिए बहुत सारे पत्रकार आए हुए थे। तो इनमें से एक ऐसा नाम है जो कि पत्रकार था और वह अमेरिका का पत्रकार था।
तो उस पत्रकार ने गांधी की इस दांडी मार्च की पूरी घटनाओं का आंखों देखा विवरण किया है, उसका नाम क्या है? वो हम पूरे टाइम, पूरी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ ही रहा था। A. H. N. Brailsford, B. वेव मिलर, C. G. स्लोकोम एंड D. जेम्स पेटरसन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेब मिलर। ठीक है, तो बेब मिलर जो है ये इस दांडी मार्च में इनके साथ रहा। मैंने बताया ये कहाँ का था, ये एक अमेरिकी पत्रकार था, ये भी पूछा जा सकता है, अमेरिका का था ये बेब मिलर। और ये जो 6 अप्रैल 1930 में जब दांडी मार्च शुरू हुआ था उसी समय से ये उनके साथ था। और ये क्या लिखता है अमेरिकी पत्रिका में, अमेरिकी पत्रकार था ये, तो ये लिखता है बाद में इसने इस पूरी न्यूज का आंखों देखा हाल अमेरिका के लोकल न्यूज में, न्यूज़पेपर में छपाया। और ये लिखता है कि जब 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ उसी समय जो है पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसाना शुरू किया, लोग जमीन पर गिरने लगे, लेकिन किसी ने भी पुलिस के साथ हाथापाई नहीं की, क्योंकि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये इसने लिखा है। निश्चित तौर पर ये इस मार्च के द्वारा, इस आंदोलन के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को विदेशी सहयोग मिला और ब्रिटेन का असली चेहरा दुनिया के सामने आया, यही गांधी जी चाहते थे। ठीक है, चलिए, और एक चीज और, ये जो बेब मिलर है यही वो है व्यक्ति है, ये संवाददाता या पत्रकार था, रिपोर्टर था, जिसने ये बताया है, एक कथन आता है कि किसने और किस घटना के बारे में यह कहा है कि मैंने संवाददाता के रूप में पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे देखे हैं, गली कूचों में मारकाट देखी है, लेकिन धर्षणा जैसा जो भयानक दृश्य है वो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यह कथन बेब मिलर का ही है। बेब मिलर ने अपनी आंखों से ये कांड देखा था, धर्षणा सॉल्ट वर्क्स पर हुआ था, धर्षणा सॉल्ट वर्क्स सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह से ही जुड़ा हुआ था धर्षणा गुजरात में। तो धर्षणा वर्क्स सॉल्ट में जो पुलिस का लाठीचार्ज और ब्रिटिश सरकार की जो बर्बरता थी और उसमें जो मारकाट हुई थी उसका आंखों देखा हाल बेब मिलर ने लिखा है। सोचिए, एक विदेशी पत्रकार, जो हम अगर हिंदुस्तान का होता तो हम कह सकते थे कि उसने जाति लिख दिया, लेकिन एक विदेशी पत्रकार ने निष्पक्षता के आधार पर लिखा कि मैंने अपने करियर के पिछले 18 वर्षों में इतनी बर्बरता कभी नहीं देखी थी, जो बर्बरता ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटेन की पुलिस ने इस धर्षणा में सामान्य जनता पर अत्याचार किया, मारकाट किया, ये अपने आप में। और इस घटना ने अंग्रेजों का असली चेहरा लोगों को दिखाया था, तो वो बेब मिलर ही था। बहुत महत्वपूर्ण था ये फैक्ट, याद आ गया तो बता दिया। आगे चलते हैं, ये वही इंफॉर्मेशन 65 डेज वाली क्रैश कोर्स वाली एलटी की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो जो लोग इस एलटी की वैकेंसी के लिए सीरियस हो, रिवीजन करना चाहते हैं या नए कोर्स करना चाहते हैं, दोनों तरह के बैच अवेलेबल हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? देखो यहां पर ना दो नाम आते हैं, हम पहले आंसर बताएंगे फिर उस दोनों की तुलनात्मक आपको बताएंगे। मान लीजिए अगला प्रश्न अगले प्रकार से आ जाए, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद फिर इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, इसकी लीडरशिप बाद में किसने की थी? तो इसका जो आंसर है वो इनमें से आंसर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए अब्बास तैयब जी, बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो राइट आंसर होगा अब्बास तैयब जी। देखो अब्बास तैयब जी ने बहुत कम समय के लिए, जैसे गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया ना, तो बहुत थोड़े से समय के लिए अब्बास तैयब जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी के एब्सेंस में, लेकिन बाद में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जब अब्बास तैयब जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो बाद में फाइनली फिर सरोजनी नायडू ने इसका फिर नेतृत्व किया था। ठीक है, सरोजनी
नायडू ने, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही अब्बास तैयब जी इस आंदोलन से एज अ लीडर जुड़े हुए थे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ के रेगुलर बैच का यहाँ पर जानकारी आपको दी जा रही है जो ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैंने बताया एलटी की वैकेंसी का एक तरह से न्यूज आ गई है, नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आ जाएगा। तो अगर आप इसके लिए आगे तैयारी करना चाहते हैं तो एकदम बढ़िया टाइम है ये, क्योंकि कोर्स लेंदी होता है। अच्छे से पढ़ने के लिए रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब पूरा एक कॉम्बो जो पैक होता है उसको कवर करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो सफिशिएंट टाइम है हमारे पास अभी से, अगर आप ज्वाइन करते हैं इसमें तो आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे इस एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम जो कि हमेशा ही जो नेट जेआरएफ की तैयारी में लगे रहते हैं, इन सभी के लिए यूपी के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? मैंने आपको बताया राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया था, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर अनेक नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में लोगों को संगठित किया अंग्रेजों के विरुद्ध नमक कानून। अच्छा, ये जो नमक बनाने का जो था अलग अलग क्षेत्र में, कई लोगों के दिमाग में आता है नमक कहाँ से बना लोगे, नमक तो समंदर के किनारे, वो भी हर समंदर के किनारे नहीं, उसके लिए एक एटमॉस्फेयर होता है। तो ये कानून तोड़ने का सिंबल मात्र था, एक जैसे सिंबल होता है ना, वो था, सिंबॉलिक था ये। तो कुछ नहीं, तो नमक उबाल करके पानी उबाल करके ही नमक बनाने की प्रक्रिया छोटे स्तर पर की गई थी। इन्हें कि बिग स्केल पर नमक बना के फैक्ट्रियां बना दी गई हो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो तंजौर तट पर एक अभियान चलाया गया था नमक कानून तोड़ने का 1930 में। तो इनमें से वो कौन नेता है जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व किया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, ए चिदम्बरम पिल्ले, बी सी गोपालाचारी, ये गलती बहुत करते हैं हमारे टेक्नीशियन, इनको हमें बताना होगा। बी सी राजगोपालाचारी, सी के कामराज और डी एनी बेसेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है वो जिनके नेतृत्व में तंजौर में नमक सत्याग्रह चला था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के तट पर यह आंदोलन चलाया, और इसके लिए इन्होंने एक मार्च, जैसे दांडी मार्च शुरू किया ना गांधी जी ने, तो इसके लिए भी इन्होंने मार्च शुरू किया था जिसका नाम था वेदारण्यम। ठीक है, या वेदारण्यम सत्याग्रह, इसको भी याद कर लें, वेदारण्यम मार्च या वेदारण्यम सत्याग्रह, कुछ भी कह सकते हैं आप, वेदारण्यम नाम याद रखना जरूरी है। तो ये वेदारण्यम सत्याग्रह या वेदारण्यम मार्च के नाम से सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के तट पर, ठीक है, और समय था 13 अप्रैल 1930, तारीख थी 13 अप्रैल 1930 में इन्होंने तिरुचिरापल्ली से आरंभ किया था और तंजौर के वेदारण्यम तक इसको लेके गए थे, और ये 240 किलोमीटर की रेंज में था, 240 किलोमीटर की रेंज में था, और 28 अप्रैल 1930 को उनकी ये मार्च कंप्लीट हुआ था। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ये प्रश्न कई बार कई जगह पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है? ठीक है, ये यहां पर पूछा गया है, यह कथन किससे संबंधित है कि शक्ति के विरुद्ध मैं इस लड़ाई, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। तो गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन के दौरान कहा था? ठीक है, अब देखो मैंने बातों बातों में आपको क्लू दे दिया गांधी जी ने, तो आंसर आपने पकड़ लिया होगा, ऑप्शन बी गांधी जी ने। जी हाँ, गांधी जी ने ही कहा था दांडी यात्रा। तो गांधी जी का आंदोलन तो असहयोग भी था, गांधी जी का आंदोलन भारत छोड़ो भी था, है ना। तो इसलिए याद रखना है कि दांडी यात्रा के संदर्भ में ये बात कही थी गांधी ने, क्या कहा था कि शक्ति के विरुद्ध, शक्ति किसकी? ब्रिटेन, तो ब्रिटिश शक्ति के विरुद्ध भारत के लोगों की अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। और जैसे कि मैंने बताया कि विदेशी पत्रकारों ने
इसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके अपने देश के जो न्यूज है वहां पर प्रकाशित किया। तो अमेरिका से लेकर तमाम देशों ने अंग्रेजों की जो एक तरह से नीतियां थी, शोषणकारी नीतियां थी, उनको देखा, समझा और उसी प्रकार इसीलिए आप देखते हैं धीरे धीरे भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनमें विदेशी सहयोग काफी ज्यादा मिलने लगा था। तो काफी कुछ प्रभाव इसका भी पड़ा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किन आंदोलन में महिलाओं को घर की किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? कुल मिलाकर के इनमें से कौन कौन से आंदोलन हैं जिनमें महिलाओं ने घर से बाहर निकल करके भागीदारी, क्योंकि सामान्यतः उस समय महिलाएं घर में ही ज्यादा रहती थी, बाहरी मामलों से मतलब नहीं था। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया दौर जब शुरू हुआ तो महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की। आपको बताना है कौन कौन से आंदोलन में महिलाओं ने भागीदारी की। पहला स्वदेशी आंदोलन, दूसरा होम रूल आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन और चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, आप देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन वो शुरुआत थी जहां से महिलाओं ने घर की चार दीवारी से बाहर निकलना शुरू किया। ठीक है, ये उसका आरंभ था। उसके बाद फिर महिलाओं ने होम रूल आंदोलन में भी भागीदारी की। होम रूल आंदोलन की तो हैंडलर ही महिला थी। इसके अलावा असहयोग आंदोलन में बड़ी मात्रा में महिलाओं ने भागीदारी की और इनमें सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगर क्वेश्चन इनमें से पूछा जाए कि इनमें से पहली बार महिलाओं ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करना आरंभ किया पहली बार कब, तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी। और बड़ी मात्रा में महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में कब भागीदारी की, तो सविनय अवज्ञा। पर यहां पर है किस किस आंदोलन में, तो सभी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, इन सभी आंदोलन में महिलाओं ने भागीदारी की थी। ठीक है, पीछे मैंने बताया था सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी, ये सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन में जोर शोर से शामिल हो चुकी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? कौन कौन से कथन सही हैं? दो कथन है, आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। पूछ रहा है कौन कौन से सही। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पीछे ही हमने अभी बताया था कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तभी तो इसका नेतृत्व बदल गया ना। दूसरा है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें केवल दूसरा वाला सही, ये वाला सही है, पहला गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो मदन मोहन मालवीय थे और देवदास गांधी के मुंशी, इनको नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार ने सजा दी थी और साथ साथ गांधी जी को भी दी थी। तो केवल दूसरा इसमें सत्य है, पहला कथन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन और गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता। बहुत आसान है, बता दोगे आप, अगर तारीखें पता होंगी तो बता दोगे। साइमन कमीशन का आगमन, ठीक है, आगमन कब हुआ है? 1928 में। ठीक है, एक एक तारीख को अगर समझते जाओगे तो बता दोगे। इसके अलावा दांडी मार्च कब शुरू हुआ है? दांडी मार्च शुरू हुआ है 1930 में। 1930 में। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1942 में शुरू हुआ है। और गांधी इरविन पैक्ट जो है कब हुआ है? देखो, गांधी इरविन पैक्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान होने वाली ही घटना थी। ठीक है, तो ये इसमें हुआ है गांधी इरविन पैक्ट जो है ये 1931 में हुआ है। ठीक है, 1931 में ये घटना हुई है। तो इसलिए यहां पर ये, अच्छा, इसमें पूछा गया है कौन सी पहली घटना है। हाँ, ये चीज ध्यान में देना है। तो यहां पर गांधी इरविन पैक्ट जो है 1931 में हुआ है। हाँ जी, तब भी आंसर वही होगा जो हम लोग सोच रहे थे। तो जाहिर सी बात है सबसे पहली घटना इसमें कौन सी है? सबसे पहली घटना है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का भारत आगमन। ठीक है, अगर क्रम से लगाना होता तो भी इन तारीखों के हिसाब से आप लगा सकते थे।
क्रमशः, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट तभी होगा जब पहले दांडी मार्च हो जाएगा, तो ये तो इसके बाद ही आएगा। भारत छोड़ो सबसे लास्ट में हुआ है, आप जानते ही हैं। साइमन कमीशन सबसे पहले हुआ है। जाहिर सी बात है, आपका आंसर एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, नमक मार्च के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं ये कूट के आधार पर बताइए। किसके बारे में? नमक मार्च, चाहे दांडी मार्च के हैं या नमक मार्च के हैं। इसमें पॉइंट 1, यूरोपियन जनसंचार माध्यमों द्वारा जानबूझकर नमक मार्च को नजरअंदाज कर दिया गया था। ये कथन तो गलत है भाई, क्योंकि हमने बताया कि विदेशी मीडिया ने इसको बढ़ा चढ़ा करके भारी स्थान दिया था। ठीक है। दूसरा है, अमेरिकी और यूरोपियन प्रेस द्वारा नमक मार्च का व्यापक विवरण दिया गया था। बिल्कुल सही है। यूरोपियन संचार ने भी दिया था और अमेरिकी यूरोपियन प्रेस ने भी इसका व्यापक विवरण दिया था। नमक मार्च पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। देखो, बड़ी संख्या में हिस्सा लेने वाली घटना पीछे बता दी थी, वहीं से पूछा। ये भी बिल्कुल सही है। नमक मार्च ने ब्रिटेन पर यह प्रभाव छोड़ा कि भारतीयों को और अधिक अधिकार सौंपने की तुरंत आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। इसीलिए तो नमक मार्च शुरू होने के बाद जब इंटरनेशनल लेवल पर जब मीडिया ने प्रकाशित किया उनकी शोषण को और गांधी की नीतियों को कि किस प्रकार से निहत्थे लोगों पर किस प्रकार से अहिंसक आंदोलन पर हिंसा का प्रयोग किया जा रहा है, तो ब्रिटिश सरकार दबाव में आई, गांधी के जन सैलाब से भी दबाव में आई और फिर इसी के प्रभाव स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है पारित करने का दबाव बना ब्रिटिश सरकार पर। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें पहला वाला कथन सही नहीं है, बाकी 2, 3, 4 सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? तीसरे स्थान पर आने वाली घटना बताना है आपको। ठीक है। देखो, इतिहास में ना सिलेबस उतना ही होता है, फैक्ट वही होते हैं, उन्हीं को थोड़ा आगे पीछे इधर उधर करके आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक बार बढ़िया से पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको यहाँ तारीखें याद होनी चाहिए, या तो तारीखों से याद होना चाहिए या घटनाओं का आपस में लिंक पता होना चाहिए। पर हर घटना का लिंक नहीं होता, तो कहीं तारीख है कहीं लिंक, इस तरह से आप काम चलाएंगे। अब फिलहाल आपको बताना है कौन सी घटना तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है। तो तीसरे स्थान पर आने के लिए इनका घटनाक्रम अपने को पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? सबसे पहले तारीख लिख लेते हैं। तो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है, पीछे सब पढ़ चुके हैं हम लोग एकदम। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है। असहयोग आंदोलन कब हुआ है बच्चों? ये हुआ है 1920 में। ठीक है। असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है 1942 में। और दांडी मार्च तो इतनी देर से देख ही रहे हो, दांडी मार्च हुआ है 1930 में। तो आपको क्रमशः बताना है तीसरी घटना। तो पहली घटना ये हो गई, दूसरी घटना ये हो गई, तीसरी घटना ये हो गई और चौथी घटना इनमें ये हो गई। आंसर मिल गया। दांडी मार्च तीसरे स्थान पर होने वाली घटना है कालक्रम के अनुसार। ठीक है, मिल गया आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किस चीज को महत्व दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन असफल हो गया। गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी की फिर से एक बार आलोचना हुई, राष्ट्रीय आंदोलन फिर से बीच में रुक गया और भटक गया। तो सभी नेता अपने अलग अलग काम में लग गए। यहाँ गांधी जी का रुझान किस तरफ हुआ, गांधी जी किस तरफ टर्न हो गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद? ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रम, बी, हिंसा के सीमित उपयोग को प्रचारित करने में, सी, अंग्रेजों के समझौते पर, डी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए, रचनात्मक कार्यक्रम में गांधी जी ने ज्यादा महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को इसमें, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन की तरह नेतृत्व विहीनता के इस वजह से या आंदोलन विहीनता की वजह से जनमत फिर से भटक जाए। तो उन्होंने रचनात्मक कार्यों को यहाँ पर करने के लिए अपना प्रयास किया और अपना समय दिया। और इस रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत गांधी जी ने किस कार्य को महत्व दिया? जैसे सूत कातने को लेकर के, जैसे चरखा चलाना, है ना, स्वदेशी और कुटीर आंदोलन, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, छोटे छोटे घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, सूत कातना, चरखा कातना, इन चीजों को बढ़ावा देकर के कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय आंदोलन में ही लोगों का सहयोग कर रहे थे, लेकिन तरीका थोड़ा सा दूसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एक तरफ घटनाएं हैं, ये एक तरफ ये घटनाओं के नाम है, दूसरी तरफ घटनाएं हैं। हमें यहाँ पर टैली करके बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो मार्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे है, चलो देख लेते हैं। देशव्यापी आंदोलन, असहयोग आंदोलन का वापस लेना, सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक उद्वेग। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मार्ले मिंटो सुधार वो है जिसमें पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। तो चलो सबसे पहले मार्ले मिंटो को जोड़ देते हैं, किससे, तीसरे बिंदु से, थर्ड पॉइंट से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक बार आपको ट्रिक दिया था, जैसे आपने एक जोड़ लिया, एक आपको, तो चलो देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ए को 3 से मिलाया गया है। तो देखो एक तो है ये ऑप्शन ए जिसमें ए को 3 से मिलान किया गया है, और दूसरा है ऑप्शन डी जिसमें ए को 3 से मिलान। अब एक बात तो बच्चों यहाँ स्पष्ट हो गई कि हमारा आंसर या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है। 50-50 वाला चांस यहाँ मिल जाता है। ये बी और सी तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा करके आप अपनी थोड़ा सा टेंशन कम कर सकते हैं अगर चाहें तो लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि ऐसा दोनों में ही आंसर तो एक ही होगा। चलो दूसरा देखते हैं, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का संबंध किससे था, देशव्यापी आंदोलन, सांप्रदायिक क्षेत्र निर्वाचन, तो हो ही गया, सांप्रदायिक उद्वेग, ये सारी चीजें। तो आप देखते हैं कि इसमें देशव्यापी आंदोलन चला था। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो पूरे देश में इसका विरोध हुआ था, क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य कैसे थे, अंग्रेज थे, एक भी भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए देशव्यापी आंदोलन चला। तो ऑप्शन बी को हमने 1 से जोड़ दिया। अब तक आप समझ ही गए होंगे आंसर ऑप्शन कौन सा है, लेकिन हम सभी घटनाओं को जोड़ेंगे। चौरी चौरा की घटना का संबंध किससे है, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया इसी घटना के बाद, और दांडी मार्च के अंतर्गत नमक कानून तोड़ा गया। जी हाँ, आंसर मिल गया ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर था। तो बच्चों आज की सीरीज में केवल 15 क्वेश्चन हैं, क्योंकि कहीं जैसे यहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो गया था ना, तो इसलिए इसको हमने यही रोक दिया। अब अगला हमारा सेट नंबर 31 आएगा, जहां हम गांधी इरविन पैक्ट से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए पीछे के, और अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट आएंगे। अब ज्यादा गैप नहीं होने पाएगा, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट आएंगे, इसका हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बात करेंगे अब नेक्स्ट अगले सेशन में। ठीक है।